हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हुए कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को साफ कर दिया था। बीजेपी ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें हासिल की थीं, तो कांग्रेस को सिर्फ 16 और आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थीं। लेकिन इतना जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के ऊपर कोई भी रहम करने के मूड में नहीं है। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से खेला करने जा रही है। कांग्रेस 16 सीटों के साथ विपक्ष के नेता का पद चाहती है, पर बीजेपी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के मूड में नहीं है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस को नेता विपक्ष के पद से विहीन करने को बीजेपी एक अध्यादेश ला सकती है, जिसके जरिए पार्टी नेता विपक्ष के 10% के संख्या बल को जरूरी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने माथापच्ची के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा को विधायक दल का नेता बनाया। पार्टी ने शैलेश परमार को उपनेता बनाया, लेकिन बीजेपी सरकार कांग्रेस के साथ खेल कर सकती है और ऑर्डिनेंस लाकर कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा देने में रोड़ा डाल सकती है। गुजरात में पहली बार इतनी बुरी तरह हार झेल रही कांग्रेस को अब इसी बात का डर सता रहा है। यही वजह है कि जब हाईकमान ने अमित चावड़ा को नेता विपक्ष तय किया था, तब प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के भेजे पत्र में लिखा था कि कांग्रेस विधायक दल के नेता की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को भी दें और नियमानुसार उनके स्थान को सुनिश्चित करें। कांग्रेस विधायक दल के नेता बने अमित चावड़ा ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी से मुलाकात भी की थी। उनके साथ कांग्रेस के विधायक सीजे चावड़ा भी मौजूद रहे थे। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 10% से कम सीटें जीतने पर 2014 में नेता विपक्ष का पद नहीं मिला था। बाद में लोकसभा सचिवालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि 10% की कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष की जो परिभाषा है, उसके हिसाब से विपक्ष में सर्वाधिक संख्या रखने वाले पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता विपक्ष माना जाएगा। नेता विपक्ष का दर्जा मिलने पर काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें एक बड़ा स्टाफ, ऑफिस, सरकारी बंगला, गाड़ी, टेलीफोन के साथ यात्रा का खर्च सरकार उठाती है और नेता विपक्ष का कैबिनेट रैंक के चलते पुलिस प्रोटोकॉल भी मिलता है। उसकी हर विजिट में सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं। गुजरात विधानसभा में फिलहाल नेता विपक्ष का पद खाली पड़ा है। बहरहाल कांग्रेस विधायक दल के नेता को विधानसभा में नेता विपक्ष का दर्जा मिलता है या नहीं, ये राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। कहते हैं कि राजनीति में उतना ही झुकना चाहिए जितना जरूरी हो। खुद को बड़ा दिखाने के लिए हद से ज्यादा झुकेंगे तो कोई ऐसा धोबी पछाड़ मारेगा कि राजनीति में औंधे मुंह गिरेंगे। कुछ यही हाल कांग्रेस और राहुल गांधी के भी हैं। कथित नफरत की दुकान बंद कराने के लिए खुद को मोहब्बत का मसीहा बताकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी अब अपने ही जाल में फंसने लगे हैं। उनकी यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है और राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता और कश्मीर में पार्टी का चेहरा दीपिका पुष्करनाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री चौधरी लाल सिंह को यात्रा में शामिल होने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अपना विरोध जताते हुए दीपिका पुष्करनाथ ने इस्तीफा दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही दीपिका पुष्करनाथ का पार्टी से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती रही हैं। दीपिका ने इस्तीफे के साथ ही अपना दर्द भी सोशल मीडिया पर जाहिर किया। दीपिका ने कहा कि वो वैचारिक आधार पर पार्टी छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह 8 साल की खानाबदोश लड़की के बलात्कारियों का बेशर्मी से बचाव करके 2018 कठुआ बलात्कार मामले में तोड़ मरोड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के प्रस्ताव और कांग्रेस की अनुमति के मद्देनजर मेरे पास कांग्रेस से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लाल सिंह 2018 में कठुआ बलात्कार मामले में बलात्कारियों का खुलकर बचाव करने के लिए जिम्मेदार थे। दीपिका ने आगे राहुल गांधी का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, लाल सिंह ने बलात्कारियों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को बांट दिया और ये भारत जोड़ो यात्रा के वैचारिक रूप से विपरीत है। वैचारिक आधार पर मैं ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टी का मंच साझा नहीं कर सकती। बता दें कि जब जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की सरकार थी तो चौधरी लाल सिंह वन मंत्री थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली विधानसभा में एलजी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के बाद अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों ने फटकार लगाई, बल्कि अब खुद एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी अपमानजनक टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को भ्रामक और अपमानजनक और स्तरहीन बातचीत करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया और विधायकों के साथ 16 जनवरी को राजनिवास तक मार्च निकालने के दौरान राजनीतिक दिखावा करने का भी आरोप लगाया।
सक्सेना ने कहा। उन्होंने केजरीवाल को बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सभी विधायकों के साथ उनसे मिलने की इच्छा जताने के बाद नहीं आना चुना। इस मामले पर उन्होंने कहा कि एक साथ 70 से 80 लोगों के साथ बैठक करना संभव नहीं होता और न ही इससे कोई ठोस उद्देश्य पूरा होता है। केजरीवाल पर लोगों को मिसलीड करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दिखावे के लिए आपने प्रचार किया कि एलजी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर चकित था कि दिल्ली कई समस्याओं से जूझ रही है और आपके पास विरोध प्रदर्शन करने का समय है। इससे अच्छा होता कि आप मुझसे मिलकर मामलों का तार्किक समाधान करने की कोशिश करते। 2 दिन पहले विधानसभा में केजरीवाल द्वारा उन पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए सक्सेना ने कहा कि उपराज्यपाल कौन है और वह कहां से आए का जवाब दिया जा सकता है। अगर आप भारत के संविधान को देख लें तो इन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहुत निम्न स्तर की चर्चा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके हेडमास्टर कहने पर उन्होंने कहा कि मैं हेडमास्टर के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की आवाज के रूप में काम कर रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर सरकार और एलजी के आमने सामने होने के बाद इस मुद्दे पर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एलजी वी सक्सेना को लेकर कई बातें कही। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल कौन है, एलजी कहां से आया, कहां गया, किस बात का एलजी, काहे का एलजी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एलजी, वो हमारे सिर पर बैठा है। एलजी के लिए इस तरह की भाषा के बाद केजरीवाल सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए। सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस तरह की भाषा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आईआईटी से पढ़ाई करने वाला मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में उपराज्यपाल के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, ये तो शर्मनाक है। ये एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की भाषा है ये। एलजी कौन है, कहां का एलजी, कैसा एलजी, ये कहां से आ गया एक संवैधानिक पद के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय की भाषा देख लीजिए। सच है, सब संगति का असर है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना सामंती मानसिकता से पीड़ित हैं। एलजी शहर में गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहते। सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल कथित तो हस्तक्षेप करते हैं। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे शिक्षकों ने कभी इस तरह मेरा होमवर्क चेक नहीं किया जैसे उपराज्यपाल फाइल्स चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मेरे हेडमास्टर नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता सियासत के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं और मौका मिलने पर कानून तोड़ने से भी बाज नहीं आते। ऐसी ही हरकत आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने की तो दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर करार दिया। अब अमानतुल्लाह खान चाहते हैं कि उनके ऊपर लगा ये बैड कैरेक्टर का टैग हट जाए। इसके लिए वे हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को रद्द कर दिया। मतलब कि बैड कैरेक्टर का टैग अमानतुल्लाह खान पर आगे भी चिपका रहेगा। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि खान अगर चाहें तो दिल्ली पुलिस को इस टैग को हटाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और वे इस संबंध में ज्ञापन सौंप सकते हैं। मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायाधीश ने अक्टूबर 2022 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खान के वकील एम सूफियान सिद्दीकी ने दावा किया कि अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह से गलत तरीके से काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिस्ट्री शीटर एक गोपनीय दस्तावेज होता है, लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रवक्ता ने खान की छवि खराब करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है। दिल्ली की जामिया नगर पुलिस स्टेशन ने 28 मार्च 2022 को ओखला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने के प्रस्ताव को भेजा था। प्रस्ताव को 30 मार्च 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि खान के खिलाफ विभिन्न मामलों में 18 एफआईआर दर्ज हैं। शाहीन बाग और मदनपुर खादर में एमसीडी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अमानतुल्लाह खान ने हंगामा किया था। पुलिस कर्मचारियों ने आरोप भी लगाया था कि बवाल के दौरान हंगामे के दौरान उन पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। विधायक की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में साकेत कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर यानी बीसी घोषित कर दिया था। खान को सितंबर 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। छापेमारी के दौरान खान के सहयोगियों के यहां से लाख रुपए कैश,
बिना लाइसेंस वाला हथियार बरामद किया गया था। हालांकि 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा था कि नशे में धुत कार वाले ने उन्हें 15 मीटर तक घसीटा। भगवान ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो उनका हाल भी अंजलि जैसा हो जाता। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल छाप सियासत शुरू कर दी और दिल्ली पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। महिला सुरक्षा के मुद्दे को साथ में लपेटा, लेकिन जब घटना के वीडियो सामने आए तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों की टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। विपक्षी बीजेपी ने भी ताबड़तोड़ कई सवाल पूछ डाले। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए स्वाति मालीवाल ने एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने ट्विटर हैंडल पर सिलसिलेवार कई वीडियोस शेयर किए। उन्होंने लिखा कि एबीपी न्यूज और स्वाति मालीवाल ने साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसका मकसद सिर्फ दिल्ली पुलिस को बदनाम करना था, क्योंकि कोई निजी चैनल एक राजनीतिक पार्टी के साथ एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र करेगी। वीडियो में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और एबीपी न्यूज ने स्वाति मालीवाल की मदद की एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका मकसद केवल दिल्ली पुलिस को बदनाम करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता के चलते उनका ये षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या कोई पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे का इस्तेमाल करेगी। नैतिकता के तकाजे पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी स्वाति मालीवाल की मंशा पर सवाल उठाया और पूछा कि आखिरकार महिला आयोग की अध्यक्ष 14 घंटे तक चुप क्यों रहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस का मनोबल गिराने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया गया। दिल्ली के विपक्षी दल भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि वायरल वीडियो से पता चलता है कि मालीवाल ने कार से चाबी निकालने की कोशिश की थी। हरीश खुराना ने बताया कि सब लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से झूठा प्रपंच रचते हुए आप खुद रात को 2 से 2:30 बजे के बीच लोगों के कार की चाबियां निकाल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरह से दिल्ली वालों और दिल्ली पुलिस का मॉरल डाउन कर रही है, वह निंदनीय है। आप 14 घंटे तक चुप क्यों रही? इसके अलावा कई नेटिजन्स ने भी स्वाति मालीवाल की वीडियो पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कार रुकी तो स्वाति मालीवाल उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ी। जब कार फिर से वापस आई तो वह बात करने के लिए खुद ड्राइवर की तरफ गई। ड्राइवर ने कथित तौर पर गाड़ी का शीशा इसलिए बंद किया था क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कार के अंदर अपना हाथ डाला था। इसके बाद कार आगे चली गई। हालांकि ये वीडियो उस वक्त रुक जाता है जिसमें स्वाति मालीवाल को कार से घसीटते हुए नहीं दिखाया गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल किया कि स्वाति मालीवाल को बीच सड़क पर ड्राइवर की तरफ जाने की क्या जरूरत थी और फिर उसने कार के अंदर हाथ डाला ही क्यों? ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईवे पर दूर से शूट किए गए इस वीडियो में स्वाति की आवाज असामान्य रूप से स्पष्ट और काफी तेज सुनाई दे रही है। शायद उन्होंने लैपल माइक पहना हुआ था क्योंकि रात में एबीपी न्यूज की टीम उनके साथ थी। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि ड्राइवर उन्हें कार में बैठाने के लिए मजबूर कर रहा था। वीडियो में ड्राइवर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अजीब बात यह है कि जब ड्राइवर उन्हें छोड़ने के लिए कहता है तो वह उससे बार बार पूछती रहती हैं कि वह उसे कहां छोड़ेगा। वह एक बार फिर ड्राइवर की तरफ बढ़ती है और वही सवाल पूछती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।